जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज के सेशन में हम लोग मैटर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। मैटर का सेकंड पार्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, चूँकि मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है, एज ए ट्रेनिंग मैं गेल में भी हूँ और आप लोगों को क्लासेस भी दे पा रहा हूँ, तो क्लासेस भी दे रहा हूँ, तो कुछ हेक्टिक शेड्यूल की वजह से दोनों चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। तो उसमें थोड़ा भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है सेट हो जाएंगी अपने जगह पे, तो कोई इशू नहीं होगा। आज का जो पूरा पूरा हम लोगों का पढ़ने का शेड्यूल होगा, क्या हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, क्या पूरा पूरा चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के सेशन में, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो जितने भी बचे हुए थ्योरी हैं उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद देखिए मैंने नीचे क्वेश्चन भी अटैच कर रखा है। तो इस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने लास्ट जो टॉपिक आपको पढ़ाया था वो उसका नाम था सब्लिमेशन, जिसका नाम है, जिसको हम लोग ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोग आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले द्रव का अणुगति सिद्धांत जो है उसको समझेंगे, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए सिंपली क्या करो, एक बर्तन ले लो और बर्तन में जो है आइस क्यूब्स ले लो, यानी बर्फ़ के टुकड़े ले लो। ठीक है, और उनको गर्म करना शुरू करो। जब आप उनको नीचे से हीट दोगे ना तो आप कुछ चेंजेस देखोगे। ठीक है, और जो चेंजेस धीरे धीरे आते हैं उन चेंजेस को आप नोट करते रहिए जब तक कि ये जो बर्फ़ है, जो जो आपका आइस है, वो वेपर नहीं बन जाता है। और यही आपका क्या होगा, अणुगति सिद्धांत होगा। अब कैसे होगा ये समझो। जब भी आप कोई बर्फ़ का यानी आइस क्यूब्स लोगे अपने किसी भी बर्तन में, किसी भी पॉट में, और उसको आप गर्म करोगे तो वो क्या होगा, पिघल कर सबसे पहले पानी बनेगा, यानी कि वाटर बनेगा। यानी सॉलिड से वो किस में जाएगा, सॉलिड से वो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। और फिर आप थोड़ा और गर्म करोगे तो वो लिक्विड से किस में फॉर्म में, वेपर बन के गैसियस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, जो जो आपका सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल के बने हुए हैं। कैसे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल के बने हुए हैं, कुछ इस टाइप के। ठीक है, इसको देखो आप, इस टाइप से बने हुए हैं। तो सॉलिड में ये दोनों सभी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है, यानी जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ये सबसे कम होता है, सबसे लेस होता है, तभी ये अधिक बाइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर, यानी सॉलिड तभी होते हैं। ठीक है, लिक्विड में थोड़ा कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और गैस में सबसे अधिक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से समझो कि ये इनकी काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो उतना ज़्यादा कह सकते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि उसके स्थिति की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और जो वस्तु में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा है उसमें आप समझ सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। आप फिर से समझो कि अब मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में तीनों में से किस में सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका आप क्रम लिख के दिखाइए। तो सॉलिड में सबसे कम होता है आपका काइनेटिक, मैं काइनेटिक लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो, काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सबसे कम किस में होगी, सॉलिड में होगी, और इससे अधिक किस में होगी, लिक्विड में होगी, लिक्विड से अधिक किस में होगी, गैस में होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो क्रम होगा, जो सीक्वेंस होगा, वो कुछ इस टाइप से होगा, पहले से सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ओके, तो ये कुछ इसका जो है वो सीक्वेंस होने वाला है। वहीं हम आपसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ठीक इसका अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे अधिक इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपके पास सॉलिड के पास होगी। ओके, सबसे अधिक पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होगी, सॉलिड के पास। जिसके पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी उसके पास सबसे अधिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इससे कम किसके पास होगी, लिक्विड के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और सबसे कम किसके पास होगी, गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस तरह से यही आपका क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर है, जिसको वर्ड्स में लिख दिया गया है। देखो यहाँ पहला पॉइंट क्या बता रहा है
कि द्रव्य जो है, जो मैटर है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और इन कणों को अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार से गुणधर्मों में समान होते हैं, जबकि विभिन्न द्रव्यों यानी कि अलग अलग मैटर के जो अणु यानी मॉलिक्यूल होते हैं वो गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टी में भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, द्रव्य यानी द्रव्य यानी मैटर के मॉलिक्यूल्स के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, कुछ स्पेस होता है, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंग्लिश में कहते हैं। ओके, द्रव्य के अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है और इस आकर्षण बल को ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यह ससंजक बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है, परंतु गैसीय अवस्था में सबसे कम होती है। ओके, द्रव के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है और द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती है। तो सेम एज यूजुअल वैसे ही लिखा गया जैसे मैंने आपको बताया है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एटम यानी कि परमाणु। तो परमाणु की अगर बात करें तो यह द्रव्य यानी मैटर का वह सूक्ष्मतम कण है, वह छोटा से छोटा पार्टिकल है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी। बहुत से समान अथवा असमान परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी। बहुत से समान अथवा असमान परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो आप इसे समझो कि परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। ओके, क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। चलो, तो अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात से जुड़ने से होता है, जिसका अणु भार उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चंस में निकालेंगे भी आगे के चैप्टर्स में। ओके, द्रव्य का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर बात करें तो रासायनिक संगठन यानी कि कॉम्पोजिशन के आधार पर द्रव्य को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब द्रव्य यानी मैटर को देखो कैसे क्लासिफाइड किया गया। मैटर को सबसे पहले दो मेन कंपोनेंट्स यानी कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, यानी कि या तो शुद्ध पदार्थ होगा या तो अशुद्ध पदार्थ या फिर मिक्सचर आपका होगा। शुद्ध पदार्थ में आते हैं आपके तत्व यानी कि एलिमेंट, यौगिक आते हैं यानी कि कंपाउंड आते हैं, धातु आते हैं। तत्व में आपके तत्व की अगर इन एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के अंदर आते हैं धातु यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल, उपधातु यानी कि मेटलॉइड, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं उपधातु अलग अलग कंडीशंस में। ओके, अगर हम मिश्रण या फिर अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो इसमें दो प्रकार से होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंसेस की। तो वे द्रव्य यानी वे मैटर जिनका रासायनिक संगठन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, शुद्ध पदार्थ अथवा शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, तत्व एवं यौगिक यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड होते हैं। तत्व यानी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वे द्रव्य वे मैटर जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं यानी एटम से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनते हैं, अथवा जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकते और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब तक 108 तत्वों 108 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। उदाहरण के लिए लोहा, मरकरी, कापर, ऑक्सीजन आदि तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहला धातु मेटल है। ठीक है, मेटल में देखिएगा ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक यानी मेटेलिक लक्ष्य, उच्च ऊष्मा चालकता यानी कि हीट कंडक्टिविटी, हीट यानी कि गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पे जो है भेजी जा सकती है, उच्च विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है, आधात वर्धनीयता जो कि पीटने पे फैलता हो, तनन सामर्थ्य यानी कि उसको खींचा जाए तो वो जो है तन सके। ओके,
टेंसाइल उसमें कैपेसिटी हो। ओके, ये सभी गुण यानी कि प्रॉपर्टीज अगर पाए जाते हैं तो धातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर तांबा यानी कॉपर, लोहा यानी कि आयरन, चांदी यानी कि एजी, पारा यानी कि एचजी, जस्ता यानी कि जिंक आदि तत्व कहलाते हैं। अधातु यानी कि नॉन मेटल्स की अगर बात करें, नॉन मेटल्स तत्व जिनमें धातुओं से विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं, मेटल से अपोजिट प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी अधातु हैं। ठीक है, इनमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते, इसमें हम हीट फ्लो नहीं करा सकते। ओके, चलो अगला देखो, अगला है उपधातु यानी मेटलॉइड्स। तो वे तत्व जिनके गुणधर्म धातुओं तथा अधातुओं यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच में होते हैं, उपधातु यानी मेटलॉइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी आपके जो है आदि उपधातुएं हैं, मेटलॉइड्स हैं। ओके, तत्वों का मुख्य स्रोत जो है वो अर्थ क्रस्ट है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, जो कि एक अधातु है, एक नॉन मेटल है। तो सबसे अधिक अर्थ क्रस्ट में क्या पाया जाता है? O2 यानी ऑक्सीजन पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, यानी कि ऑक्सीजन के बाद अगर धातु यानी मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो सबसे अधिक हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ओके, चलो अगला देखना है यहाँ पे टॉपिक क्या है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व एवं उनकी प्रतिशतता की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है 49.9% होता है। ओके, एल्यूमिनियम की बात करें 7.3% है, कैल्शियम आपका 3.2% है, पोटेशियम 2.3% है, सिलिकॉन जो है 26% है, लोहा यानी कि आयरन 4.1%, सोडियम 2.3%, मैग्नीशियम 2.1% और अन्य तत्व जो है वो जो अनदर एलिमेंट्स हैं वो 2.8% की मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो उसमें तत्व यानी एलिमेंट की परसेंटेज की अगर बात करें तो ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर आपका 0.25% और अनदर ऐसी ही कुछ मात्रा में जो है लोहा यानी आयरन 0.004%, ऐसे ही करके सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसमें भी आप अगर देखेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन होता है बॉडी में और कार्बन जो है उसके बाद 18% की मात्रा में होता है। ओके, तो अर्थ क्रस्ट में या फिर ह्यूमन बॉडी दोनों में से किसी में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सबसे अधिक मात्रा में जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो O2 यानी ऑक्सीजन होते हैं। तो सिमिलर है तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हो। ओके, चलो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित यानी कि कांस्टेंट रेशियो में रासायनिक संयोग यानी केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। दोबारा से समझना कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में अगर आप मिला रहे हैं और केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और कोई चीज़ बन रही है तो वो यौगिक यानी कि कंपाउंड कहलाएगी। जैसे H2O यानी कि जल आपका दो तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ओके, नमक यानी कि NaCl की बात करें तो दो तत्वों सोडियम तथा क्लोरीन Na+Cl से मिलकर बना है। यौगिकों की गुणधर्म उनके अवयवों यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं, यानी कि उनके जो भी एलिमेंट होंगे अलग अलग, उनके एलिमेंट के जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनसे भिन्न होती हैं यौगिकों की प्रॉपर्टीज़। ओके, वायु में से जो है क्रिया के आधार पर यौगिकों यानी कंपाउंड को निम्न प्रकार से हम लोग डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहला है उत्फुल्ल पदार्थ यानी इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। तो यहाँ देखिएगा वे क्रिस्टलीय वो एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं जो वायु में रखने पर अपने कुछ अथवा संपूर्ण क्रिस्टलीय जल वायु को दे देते हैं। अब एक लाइन यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है, यहाँ पे कह रहा है क्रिस्टलीय जल जो है वो वायु को दे देते हैं। तो देखिए वायु को जल देने के लिए किसी भी कंपाउंड यानी कि यौगिक के पास जल होना भी चाहिए। और यहाँ आप देखिए उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो फेरस सल्फेट है जो कि FeSO4.7H2O, तो H2O मतलब पानी, तो यहाँ पानी है हरा कशिश में। फिटकरी यानी पोटाश एलम की बात करें 24H2, यहाँ भी वाटर है।
धावन सोडा की बात करें 10H2O यानी कि यहाँ भी पानी है। तो देखो कभी भी उत्फुल्ल पदार्थ पूछे आपसे यानी इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस पूछे तो आप लोग सीधे क्या करना, कंपाउंड में वाटर यानी कि पानी खोजना। यहाँ पे 7H2O यानी कि पानी है, तो ये सही हो सकता है, आपका ऑप्शन नंबर ये आ सकता है। ओके चलो अगला देखना, आर्द्रता ग्राही यानी आपको हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस पूछा जा रहा है। तो वे यौगिक यानी वे कंपाउंड जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, परंतु संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाते। अब सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन वह सॉल्यूशन जिसमें यौगिक की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखो अब संतृप्त यानी सैचुरेटेड से आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें यौगिकों की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो वो है संतृप्त विलयन जिसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ओके तो देखो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाता है, लेकिन जो भी वायु में नमी होती है उसको ग्रहण कर लेता है आर्द्रता ग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस और हाइड्रेट या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके ये आप लोग समझ लेना। उदाहरण निर्जल कॉपर सल्फेट CuSO4, बिना बुझा चूना CaO। ओके और उसके बाद निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ये सभी क्या हैं आपके आर्द्रता ग्राही हैं यानी कि आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं। ओके अगला है आपका प्रश्वेत पदार्थ यानी डिलिक्विशेंट सब्सटेंसेस, वे यौगिक वे कंपाउंड जो नम वायु में यानी कि आपके नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन। अब देखो इसमें सैचुरेटेड नहीं बना रहा था, नहीं ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं बना रहा था जिसमें और अधिक यौगिक की मात्रा न घोली जा सके, लेकिन डिलिक्विशेंट सब्सटेंस में क्या है कि ये संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है और यौगिकों का इसमें यानी कि और भी यौगिक उसमें घोले जा सकते हैं, तो यौगिकों का यह गुण प्रश्वेत कहलाता है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, निर्जल फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 आदि ये सभी प्रश्वेत पदार्थ हैं। अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण की अगर बात करें इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर की, तो वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण चीनी और नमक का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण आपका क्या हो गया, यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण हो गया। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है तो यहाँ पे दोबारा से समझिए कि यहाँ पे जो यौगिक में क्या था, हम लोग कंपाउंड में एक कांस्टेंट एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिला रहे थे, और यहाँ कह रहा है किसी भी अनुपात में मिला दीजिए अगर आप दो या दो से अधिक द्रव्यों यानी मेटर्स को, तो वो जो बनता है वो अशुद्ध पदार्थ या फिर मिक्सचर बनता है। अब इसमें भी दो प्रकार हैं, एक समांगी मिश्रण है यानी होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन यानी कंपोजिशन एक जैसा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण जल तथा चीनी का मिश्रण यानी वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन। ओके तो ये क्या कह रहा है कि जिस द्रव में प्रत्येक भाग का कॉम्पोजिशन एक जैसा होता है, वो मतलब जो ठीक ठीक अच्छे तरीके से मिल जाता है एक दूसरे में, वो होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। ओके विषमांगी मिश्रण की अगर बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है उसे विषमांगी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण बालू का रेत का मिश्रण। ओके तो बालू और रेत जो है अच्छे से, बालू तथा रेत जो होंगे वो एक मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं मिक्स हो पाएंगे, या फिर यूँ कहें कि आप जो है आयरन यानी लोहे का जो छिला हुआ होता है उसको ले लीजिए और रेत ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो वो भी एक तरह से अच्छी तरीके से दोनों में मिक्स नहीं होंगे। रेत और पानी ले लीजिए, वो भी अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो ये सभी आपके विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। चलो अगला जो हमारा टॉपिक है वह द्रव्य पदार्थों में होने वाले परिवर्तन यानी चेंजेस अकरिंग इन मैटर और सब्सटेंसेस। पदार्थों में निम्नलिखित दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला होता है भौतिक परिवर्तन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो भौतिक परिवर्तन का सीधा सीधा अपने भाषा में मोटा मोटा समझना कि अगर कोई पहली वस्तु है और वो उसको चेंज करके दूसरी वस्तु में कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है और दूसरी वस्तु से दोबारा आप उसको पहली वस्तु बना सकते हैं, तो वो आपका फिजिकल चेंजेस है।
लाइक जैसे हम यूँ कहें कि आप पानी ले लो, वाटर ले लो और वाटर को फ्रिज में रख लो, और फ्रिज में रखने के बाद आप उसको आइस क्यूब यानी कि आप बर्फ़ का टुकड़ा बना सकते हो। और फिर क्या होगा, जब यहाँ पे आइस क्यूब आपका बन जाएगा और आपको दोबारा से वाटर बनाना है तो दोबारा से आप आइस क्यूब को लेकर के बाहर रख लो या फिर गर्म कर लो, तो दोबारा से वो वाटर यानी पानी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप वाटर दोबारा बना पाए, इसलिए वो फिजिकल चेंजेस है। और अगर आप वाटर दोबारा नहीं बना पाते तो वो केमिकल चेंजेस हो जाता है। उसके भी हम एग्जांपल्स देंगे आपको। तो वही चीज़ इसमें बता रहा है, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी अनस्टेबल चेंजेस होते हैं। मतलब स्थायी रूप से परमानेंटली चेंज नहीं होता, टेम्पररी चेंज होता है, जबकि उनके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया वाटर एंड आइस क्यूब के बीच में, ठीक है। तो वो आपका उस तरह से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि बर्फ के पिघलने पर जल बनता है, जिसे पुनः 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करने पर बर्फ प्राप्त होती है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ से प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल और भी हैं, विद्युत बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना, जल का आश्वन, नमक या चीनी का पानी में घुलना, बादलों का बनना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ये सभी, ठीक है। अगला है हमारा रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली चेंज हो जाता है, अर्थात नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम बात करें, दूध है हमारा, दूध से आप अगर उसमें थोड़ा भी दही मिला करके आप उसको दही बना लेते हैं, तो दही से दूध बनाना दोबारा आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो दही से दूध आप दोबारा नहीं बना सकते, तो ये आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और भी उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना, जंग लगना, सिरके का। अब एक बार जंग लग गया तो वो आप जंग छुड़ाएंगे तो जंग को उस मेटल से हटाना ही पड़ेगा, यानी मेटल आपका वेस्ट हो जाता है, आपका मेटल सेव नहीं हो सकता जब एक बार जंग लग जाएगा। सिरके का बनना, मैग्नीशियम के तार का जलना, दूध से दही का बनना, ये सभी आपके केमिकल चेंजेस हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होती हैं, अर्थात अभिक्रिया या परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ से प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उदाहरण के लिए, दूध से एक बार दही बनने के पश्चात दही से दूध आप प्राप्त नहीं कर सकते। और ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप इसको जरूर पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लड़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देखना सबसे पहला हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोहे के किलो को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे की कीलें क्या हो जाती हैं। हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब लोहे की कीलें जो होती हैं उनको नीले कॉपर सल्फेट यानी सॉल्यूशन में अगर हम डुबोते हैं तो कुछ समय बाद क्या चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले में यहाँ पे देखना, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है वो घुल जाती हैं और नीला रंग विरंजित होता है, डिजॉल्व एंड द ब्लू कलर इज ब्लीच्ड। ऑप्शन नंबर बी दिया है, घुल जाती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता, डिजॉल्व बट द ब्लू कलर डज नॉट ब्लीच्ड। ऑप्शन नंबर सी दिया है, नहीं घुलती हैं और नीला रंग विरंजित नहीं होता, डज नॉट डिजॉल्व एंड द ब्लू कलर डज नॉट गेट ब्लीच्ड। ऑप्शन नंबर डी, नहीं घुलती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित होता है, डज नॉट डिजॉल्व बट ब्लू कलर इज ब्लीच्ड। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी नहीं घुलती हैं लेकिन जो उनका नीला रंग होगा वो जो है ब्लीच्ड हो जाएगा, विरंजित हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, स्पिरिट को हथेली पर रखने से
ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह, हम अगर ब्लीच को स्पिरिट को अपने हाथों पे लेते हैं तो ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है भाई? क्रियाशील द्रव है, इज द वर्किंग फ्लूइड। ऑप्शन नंबर बी है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, यानी अवाष्पशील द्रव है। अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, यानी हाईली वॉलेटाइल लिक्विड है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कम वाष्पशील द्रव है, आर लेस वॉलेटाइल लिक्विड। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करिए, या फिर आप बाद में देख रहे हैं लाइव होने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए इसका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, यानी कि हाईली वॉलेटाइल लिक्विड है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, वही हमारा केमिकल और फिजिकल चेंजेस से क्वेश्चन आ गया, अभी अभी पढ़ाया है। तो फटाफट से लाइव चैट के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, कैसा चेंजेस है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है, अम्लीय परिवर्तन है, एसिडिक चेंजेस है, एल्कलाइन चेंजेस है, क्षारीय परिवर्तन है, या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी अनुत्क्रमणीय क्रिया है, रासायनिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक रासायनिक परिवर्तन, एक केमिकल चेंजेस हो जाएगा। यानी कि दूध से क्या हो रहा है, दही तो आप बना ले रहे हैं, दूध से दही तो बना ले रहे हैं, लेकिन दही से दूध आप नहीं बना सकते। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया है ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट? कैसी होती है भाई? गैस के अणुओं से अधिक होती है, मोर देन द गैस मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी है द्रव के अणुओं से अधिक होती है, मोर देन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। गैस के अणुओं के बराबर यानी इक्वल टू गैस मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर डी है द्रव के अणुओं से कम यानी लेस देन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप सभी कि सॉलिड स्टेट में अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी के केस में, काइनेटिक एनर्जी के केस में, कंडीशन में, ये इस बात को समझिएगा आप सभी, काइनेटिक एनर्जी के कंडीशन में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सॉलिड की होती है। इससे अधिक जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में होती है, और सबसे अधिक जो होती है वो गैस में होती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपको दिया है लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी से कम तो वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो देखो द्रव के अणुओं से कम यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, द्रव के यानी लेस देन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतरा अणुक बल अधिक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोर। किस में होता है भाई? ठोस में, द्रव में, गैस में, या तीनों में समान होता है? किस में होता है फटाफट से बता दीजिए आप सभी। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो जितना अधिक फोर्स होगा उतना अधिक वो जो है चीज क्या होगी, कठोर होगी। ओके, तो इसमें हम सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि सॉलिड में आपका जो ये फोर्स होगा, सॉलिड में ये फोर्स जो होगा, ये सॉलिड में फोर्स सबसे अधिक होगा। इससे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो लिक्विड में होगा, और सबसे कम जो होगा वो गैस में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करें तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो गैस में होगा, और सबसे अधिक जो होगा वो आपका सॉलिड में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या है और उसको किस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस ताप यानी उस टेम्परेचर को कहते हैं गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, और क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप। ओके, तो यहाँ पे जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड होती है वो वेपर जो है, वेपर द्रव का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो होता है हमारा क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वथनांक पे क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है।
चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसके मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा में होगी। अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या मैंने आपको बताया था, तो अगर ये कंडीशन आपसे ऊर्जा यानी एनर्जी की कंडीशन में, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लेके चलो। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वृद्धि यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज करती है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म, यहाँ युग्म है, में यौगिकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यौगिकों यानी कंपाउंड को कौन कौन प्रदर्शित कर रहे हैं, कंपाउंड हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड मतलब किसी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स मिले हों, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे कंपाउंड यानी यौगिक कहलाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास शहद एवं नमक यानी हनी एंड सॉल्ट। दूसरा ऑप्शन है दूध एवं पानी, दूध एवं पानी यानी कि मिल्क एंड वाटर। तीसरा है आपका शहद एवं पानी यानी हनी एंड वाटर। और चौथा है आपका पानी एवं साबुन यानी कि आपका वाटर एंड सोप। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कार्बन और हाइड्रोजन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, सोप है यानी साबुन है। ओके, और आप अगर पानी की बात करो तो वो ये भी आपने एग्जाम्पल में कहाँ पे देखा था, कंपाउंड में देखा था, H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर के एलिमेंट जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वाटर बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, पानी एवं साबुन। चलो अगला क्वेश्चन देखना क्या है कि निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिक्सचर कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस्पात यानी स्टील है, वायु है, चौक है, संगमरमर है, धोने का सोडा है, ग्लूकोज है, तूतिया, कॉपर सल्फेट, पीतल, दूध, इनमें से कौन कौन से मिश्रण है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम छांटने बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसमें हमको सिर्फ एलिमेंट मिल रहा है, मिक्सचर नहीं मिल रहा है। जैसे ही एक एलिमेंट सिर्फ मिला वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में चौक देखो, ये एक एलिमेंट है तो ये गलत हो गया। तूतिया ये आपका गलत हो गया। ग्लूकोज भी एक हो जाएगा तो ये गलत हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी बचा, इसमें देखो पीतल है, वायु है, इस्पात है यानी स्टील है, और दूध है। स्टील भी आपका कार्बन और आयरन से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये एक आपका मिक्सचर हो गया। वायु की अगर बात करें, एयर की बात करें, तो आप भी जानते हो एयर में बहुत सारे आपके गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अलग अलग बहुत सारी गैसेस से मिलकर के आपका, ठीक है, ये बना हुआ है एयर। ओके, तो ये हो गया। और साथ ही में पीतल की बात करें तो कॉपर भी आपका कुछ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और दूध की बात करें तो वाटर एंड फैट से मिलकर के बना हुआ है। तो ये मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। कह रहा है भू परपर्टी यानी अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। द एलिमेंट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, अर्थ क्रस्ट में कौन कौन पाए जाते हैं, आर्गन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है या मैग्नीशियम है सबसे अधिक मात्रा में। तो आपकी बॉडी की बात करें या फिर अर्थ क्रस्ट की बात करें, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं, प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सिलिकॉन, दूध, शहद, ग्लूकोज, पीतल, साबुन इत्यादि। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से शुद्ध हैं। साबुन मिक्सचर है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूध मिक्सचर है, ये नहीं हो सकता आपका। उसके बाद देखिए क्या बच गया, इसके बाद आपका बच गया सिलिकॉन, शहद, ग्लूकोज और पीतल भी आपका एक मिक्सचर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, शहद और ग्लूकोज। तो यहाँ पे ऑप्शन में शहद, ग्लूकोज और सिलिकॉन, तो ये आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में कौन कौन सा यहाँ पे। और सिलिकॉन भी अगर देखें तो
तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो ग्लूकोज और सिलिकॉन, ग्लूकोज और सिलिकॉन दिखेगा। ये आपके दो आपके एकदम सही आंसर हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखना, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है अंतरा अणुक बल जो है वो नगण्य होता है, यानी निग्लिजिबल होता है। किस में होता है भाई? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इन सभी में, इन ऑल। तो देखना यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो सबसे अधिक होता है सॉलिड में, इससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। तो निग्लिजिबल किस में होगा? गैस में, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया हुआ है निम्न में से ऊर्ध्वपातज हैं, यानी कि आपके कौन से सब्सटेंसेस इसमें से सब्लिमेट हैं। ठीक है, सब्लिमेट होगा यहाँ पे। ठीक है, सब्लिमेट हैं। तो सब्लिमेट कौन कौन से हैं ये आपसे पूछ रहा है। सल्फर है, नौसादर है, बर्फ है, या फिर कोयला है। ठीक है, तो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। तो इसका ट्रिक है अनेक आए आए और उत्पाद मचाकर चले गए। ठीक है, तो अनेक आए और उत्पाद मचाकर चले गए, ये आपका होगा ट्रिक। इसमें सबसे पहला आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर, एंथ्रासाइट, ये सभी क्या है? ऊर्ध्वपातज हैं। ठीक है, ये समझ लेना आप। तो ये आपका है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे इनमें से क्या देखने के लिए मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका अनेक, ये ना से आपका नौसादर भी होगा। ओके, तो नौसादर कर लेना। तो नौसादर यानी यहाँ पे नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड विल बी करेक्ट आंसर। अमोनियम क्लोराइड जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा नौसादर के अलावा भी अगर कपूर दे, नौसादर आपका, या फिर आयोडीन दे, नेफ्थलीन दे, एंथ्रासाइड दे, ये सभी आपके क्या होंगे? ऊर्ध्वपातज होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखना। क्रिस्टलीय और ठोस यानी आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। कांच है, प्लास्टिक है, सॉलिड रबर है, और सुगर है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन ठोस होगा वो सुगर यानी कि शक्कर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना हमारा जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो कम हो जाती है, दाब स्थिर रहता है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जल का जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर कुकर में इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। आयतन और एक मिनट, आयतन निश्चित हो और तथा आकार निश्चित होता है। ठीक है, यहाँ अनिश्चित होना चाहिए, गड़बड़ हो गया है। ठीक है, आयतन अनिश्चित, चलो सही कर लेते हैं इसको।
आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है। आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे देखो गैस जो है वो द्रव्य की ऐसी यानी मैटर की ऐसी अवस्था है जिसमें आयतन तथा आकार जो है वो दोनों अनिश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफ्लोरेसेंट सब्सटेंट। बॉयंट भी हो सकता है, इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। तो देखो उत्फुल्ल पदार्थ में मैंने आपसे बताया था कि उत्फुल्ल पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो नमी देते हैं, अपने वायु को जो है वो क्या करते हैं, नमी देते हैं यानी जल देते हैं। तो वाटर होना भी चाहिए उसके पास, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में यानी H2O यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पानी होगा वही उत्फुल्ल पदार्थ हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव यानी किसी लिक्विड की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? अणुओं के यानी मॉलिक्यूल के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्वथन, ऑप्शन नंबर बी निर्वात आसवन, ऑप्शन नंबर सी वाष्पन और ऑप्शन नंबर डी है आसवन यानी डिस्टिलेशन। क्या कह रहा है? बिना गर्म किए किसी भी टेम्परेचर पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वाष्पन यानी वेपोराइजेशन, जो कि उदाहरण आपका कपड़ा सुखाने का टेक्निक है। ठीक है, आप क्या करते हैं, कपड़े को थोड़ा सा निचोड़ करके पानी हम लोग छत पे डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे एक टेम्परेचर पे जो है उसमें से पानी जो है वो निकल करके वायु में मिल जाता है, यानी कि वेपराइज्ड हो जाता है, यानी कि वाष्पित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, नॉट चेंजेस, घटती है, डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है, इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर डी है नन। देखो स्थितिज ऊर्जा तो स्थिति की वजह से होती है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यस आपको नहीं दिखेगा, बट मॉलिक्यूल्स में चेंजेस हो रहे हैं। जब बर्फ पिघल रही है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो इंक्रीज कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है। जब आप यहाँ पे बर्फ पिघलती है यानी गर्म कर रहे हैं उसको, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम आइस को हीट करने का काम करते हैं, इसको हीट करने का काम करते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे। ठीक है, दूर दूर भागेंगे, इसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो नहीं, स्थिति की वजह से जो उसमें एनर्जी होगी, जो उसका ऊर्जा होगा, जो एनर्जी होगा वो कम होगा, और उसकी जो काइनेटिक यानी उसकी गति यानी कि उसके मोशन की वजह से जो भी उसमें एनर्जी आएगा वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे घटती है यानी डिक्रीजेस विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आइस को कभी भी हीट करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल, वहाँ पे मॉलिक्यूल की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, क्या होती है? गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, अणुओं के बीच आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, और अणुओं का स्वतंत्र हो जाना यानी मॉलिक्यूल्स का फ्री हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ऑप्शन सही है कि जब भी ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन होता है, तो उसमें हीट पा करके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट पा करके वो अत्यधिक वृद्धि हो जाती है उनके काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु यानी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मेटल कौन सा है? ठीक है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या फिर सिल्वर है। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला जो एलिमेंट है, तत्व है, वो एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके,
तो धातु पूछे या एलिमेंट पूछे, ठीक है, एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन होगा ऑब्वियसली, बट अगर धातु पूछता है तो एल्यूमिनियम होगा। ओके, तो ये होगा आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके वाटर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, क्वथनांक को कम कर देती हैं। दोबारा समझिए, जल में घुलनशील अशुद्धियां यानी इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं हम, तो क्वथनांक को कम कर देती हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड है क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। ऑप्शन नंबर सी है हिमांक को बढ़ा देती हैं, या हिमांक होगा यहाँ, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए आप सभी। तो देखो, कभी भी आपने आइसक्रीम खाया होगा, तो आइसक्रीम में कभी कभी क्या होता है, फॉल्टी आइसक्रीम देखोगे, यानी लोकल वाली आइसक्रीम कभी खा करके देखना, उसमें नमक यानी सॉल्ट थोड़ा बहुत फील होगा। क्यों होगा, सॉल्ट को डाला जाता है आइसक्रीम में उसके फ्रीजिंग को बढ़ाने के लिए, यानी फ्रीज बहुत जल्द हो जाए, कम टेम्परेचर पे हो जाए, मतलब कि कहने का मतलब है मतलब ठीक ठाक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वो फ्रीज हो जाए, इसके लिए उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट मिक्स करते हैं। तो कभी भी जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वाटर में, वो उसके हिमांक को यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं इन द सेंस, कम करने का मतलब होगा कि वो टेम्परेचर माइनस में ले जाएंगी। बढ़ा देती हैं मतलब इन द सेंस कि वो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना होगा, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाएगा, वो जो है वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो है ज़्यादा टेम्परेचर कम ना करना पड़े और ठीक ठाक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही फ्रीज हो जाए आपका आइसक्रीम, इसलिए उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करते हैं। तो अगर हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं किसी भी पदार्थ में, तो उसकी हिमांक को क्या यानी फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। सॉरी 1 मिनट, इसमें एक और भी मिस्टेक हो गया है। चलो ये भी ठीक है अपने जगह पे, बट यहाँ पे ये भी है कि क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट की बात तो है ही, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। ओके, तो इम्प्योरिटीज़ अगर मिक्स करते हैं, यहाँ पे अशुद्धियाँ बात किया है, एग्जैक्टली सॉल्ट नहीं बात किया। ठीक है, तो सॉल्ट अगर बोलेगा आप जो हमने अभी आंसर दिया उसमें समझिए पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप किसी भी वाटर में अगर आप क्या करें, सॉल्ट मिक्स करें, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर आप कोई भी इम्प्योरिटी इसके अलावा भी लाते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को यानी क्वथनांक को बढ़ा दे रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नौसादर और नमक को पृथक कर अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो ऊर्ध्वपातन बनेगा, यानी सब्लिमेशन बनेगा। सब्लिमेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, नौसादर और नमक को अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड हमने अभी भी पढ़ा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक सब्लिमेट है, ऊर्ध्वपातज है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली अगर इसको थोड़ा बहुत भी हीट मिलेगा तो ये क्या होगा, वो वातावरण में मिक्स हो जाएगा और नमक आपका सिर्फ बच जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, केमिकल चेंजेस नहीं है, यानी फिजिकल चेंजेस है, यानी कि वो पहली अवस्था में दूसरी अवस्था में जा सकता है और दूसरी में से पहली में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। सबसे पहला चरण होता है किसी भी एग्जाम को पास करने का। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब फिजिकल चेंजेस है। कोयले का जलना, कोल बर्निंग, दूध का सड़ना, वाष्प का बनना, या जल का निर्माण। तो इसमें देखो वाष्प का बनना यानी वेपराइजेशन जो है वो वेपराइज्ड हो रहा है। अगर एक जगह पे इकट्ठा, यानी मान लो जैसे कुकर है, कुकर के अंदर पानी भर के रख दो, या कोई जो है आपका दूसरा बर्तन है, इसमें क्या करो, आप पानी ले लो और इसको गर्म करो और ऊपर से ढक्कन लगा दो, तो ऊपर जो है पानी जो है जमा हो जाएगा। ठीक है, वेपर के फॉर्म में। तो फिर उसको ठंडा करेंगे तो फिर से हमको पानी के फॉर्म में मिल जाएगा वो। तो वेपर यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल मिल्क स्टोर्ड इन अ मेटल यूटेंसिल कूल डाउन मोस्ट क्विकली? ऑप्शन नंबर ए है जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, व्हेन इनफ आइस इज प्लेस्ड ऑन द लिड ऑफ द वेसल। ऑप्शन नंबर सेकेंड है जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए। ऑप्शन नंबर सी है जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी दशा में समान समय लगेगा। अब इसका सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हो उन लोगों से सीख करके जो लोग बिना फ्रिज के कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके देते हैं। वो क्या करते हैं, एक फोम का जो है फोम का एक कह सकते हो कि बॉक्स होता है, उसमें बर्फ़ लेते हैं और बर्फ़ के बीच में बॉटल्स को जो है दबा करके रख देते हैं। तो चारों ओर से बर्फ़ रहने की कंडीशन में क्या होगा, आपका दूध जल्दी ठंडा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? सिलिका, कांच, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा तत्व है? तो मैग्नीशियम जो है एक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिटकिरी है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, और ये कह रहा है कौन सा क्या है, ये क्षारीय लवण एल्कलाइन सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, उदासीन सॉल्ट है, या डबल सॉल्ट है? तो देखो जब भी दो डॉट दिखें किसी भी एलिमेंट में तो समझ जाना दो डॉट का मतलब डबल सॉल्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, डबल सॉल्ट विल बी करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी सेकेंड लास्ट था क्या? हाँ, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, इससे पहले लास्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती वो कहलाती है? उत्फुल्ल पदार्थ, आर्द्रताग्राही पदार्थ, प्रस्वेद पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी है केमिकल्स यानी कि रासायनिक पदार्थ। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या कर सकता है, उसमें जो है वो संतृप्त नहीं बनाता, यानी कि संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में हमने आपको बनाया था कि वह विलयन जिसमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती वो सैचुरेटेड होता है, और ये कौन सा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज यानी आर्द्रताग्राही पदार्थ में होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी अभी तक हमारे एप्लीकेशन पर ऐप पे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं वो जा करके ज्वाइन कर लें। नाम है हमारे एप्लीकेशन का द स्मार्ट एजू फॉर यू, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाएगा, देखो क्लासेस तो आपके सभी यूट्यूब पे हैं, बट क्लासेस जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज एक जगह पर, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, वो मिलेगा ऐप में। ओके, हर एक क्लासेस की जो पीडीएफ है और उस चैप्टर पे आधारित जो क्विज है वो आपको ऐप में मिलेगा। क्विज मतलब क्वेश्चन आंसर, आप जितनी बार लगाओगे क्वेश्चन और आंसर उतनी ज़्यादा बार आपको रटेंगे, उतनी ज़्यादा बार याद होंगे, उतनी ज़्यादा बार तैयारी होगी आपकी, ठीक है। और अगर आप पेज पे यहीं पे आप बुक से क्वेश्चन से लेकर के करोगे तो उसमें आप एक बार गूंज दोगे, एक बार उस पर लिख दोगे, काम खत्म, दोबारा आप उसको नहीं उससे प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इसको आप समझिए क्विज और पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मिलेगा सिर्फ ऐप में, ठीक है। क्विज के साथ साथ आपको मिल जाता है टेस्ट सीरीज जिसका नाम है टारगेट 2023। तो टारगेट 2023 आप क्या कर सकते हो, 2023 वहाँ से ले सकते हो हमारे एप्लीकेशन से, जो कि साथ में ही मिल जाएगा। आप विजय बैच, लक्ष्य बैच और अन्य 2 बैच हैं, उनमें से कोई भी बैच अपने स्टेट के अनुसार, जो कि यूपी के लिए विजय बैच है, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 111 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। 21 सेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको, ओरिजिनल PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, जो कि 2016 से लेकर के 2022 तक का क्वेश्चन पेपर है। और इन पे ही बेस्ड आपका टेस्ट भी आपको 21
सेट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप में मिल रहा है, आप जाकर के अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे आप अपना जो भी क्वेरी है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप उसको मैसेज कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए उस पर, हम उसको ज़रूर देखेंगे और उसका समाधान ज़रूर करेंगे। आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और हमको इंस्टा पे हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम जो है उपलब्ध हैं, ठीक है। आईडी अगर चाहिए तो सोनू आई 450 ये हमारी आईडी है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, जय हिंद।